नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज हम जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं, हमारी एक श्रृंखला है चर्चित घटनाक्रम, और उसी के संदर्भ में एक चर्चित मुद्दा वर्तमान में लेकर उपस्थित हूं मैं आपके सामने, जो है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। जी हाँ दोस्तों, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 एक बार पुनः चर्चा में आ गया, और इसका कारण है राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जो जुर्माना और दंड राशि का जो जुर्माना राशि और दंड का प्रावधान था, उसमें कुछ संशोधन करके राजस्थान में हाल ही में लागू किया है। इस कारण ये पुनः चर्चा में हो गया दोस्तों, और इससे संबंधित जो जानकारी है वो हमें होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें भी आपसे इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपका आने वाला RAS मेंस का जो इंटरव्यू होगा उसमें भी इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में चर्चित विषय है और काफ़ी महत्वपूर्ण और कठोर प्रावधान इसमें किए गए हैं दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए आज हम बात करते हैं हमारे मोटर वाहन संशोधन एक्ट 2019, जिसको हम कहते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि जैसे हम बात करें संशोधन, यानी कि इससे पहले कोई मोटर वाहन अधिनियम था जिसमें संशोधन किया गया, यानी कि कौन से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया, तो हम बात करें मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। पहली बात, अब इसमें संशोधन करने का उद्देश्य क्या था, तो यदि हम बात करें, आपसे सीधा वो पूछता है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, तो हमें बताना है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। ठीक है, फिर अगला सवाल, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, तो 1 सितंबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान में अभी हाल ही में 8 जुलाई 2020 को इसे राजस्थान में लागू किया गया। अब 8 जुलाई 2020 को राजस्थान में कैसे लागू हुआ, तो इसको समझते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मोटर वाहन जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान से समझना, मोटर वाहन विषय जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। आपको पता है भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अर्थात जो हमारी तीसरी सूची है, समवर्ती सूची है, उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को समान रूप से प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इसीलिए केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाकर लागू कर दिया, लेकिन इस जो कानून की बाध्यता राज्य सरकारों पर लागू करने की नहीं रखी गई। अर्थात राज्य सरकारें इस कानून को अपने अनुसार ढालकर लागू कर सकती हैं, उनके समय अनुसार इसे वो लागू कर सकती हैं। समझ गए आप? तो इसलिए राजस्थान ने अब इसमें जो जुर्माना था वो काफ़ी अधिक था, उसमें थोड़े कम जुर्माना किया, दंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, कुछ क्षेत्रों में दंड का प्रावधान रखा गया है, और फिर इसे संशोधित करके राजस्थान में 20 जुलाई 2020 को दोस्तों लागू किया गया। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अब इसका कारण क्या था कि भाई इस 1988 के अधिनियम में हमें संशोधन करना पड़ा, तो देखो दोस्तों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। देखो, भारत ने वर्ष 2015 में ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा एक घोषणा पत्र था जिस पर 2015 में हस्ताक्षर किए थे, और इसका मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा पत्र का इसका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य था 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाओं में को आधा करना या उनमें आधी कमी लाना, यही इसका क्या था, उद्देश्य था। अर्थात 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा पत्र का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो आपकी यहां से काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं इस
एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, अर्थात मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए, किस किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले गोल्डन आवर, इस एक्ट के अंदर एक गोल्डन आवर नाम से शब्दावली दी गई है। उसका अर्थ क्या होता है? सड़क दुर्घटना में घातक चोट के बाद 1 घंटे की समयावधि, अर्थात यदि किसी हाईवे पर NH जो हमारा नेशनल हाईवे है उस पर यदि सड़क दुर्घटना हो जाती है किसी कारण से, आप समझ लीजिए, तो सड़क दुर्घटना के बाद में जो व्यक्ति है उसको किसी को घातक हेड इंजरी हो गई, ऐसी कोई इंजरी हो गई जो बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ी है, तो उस समय, उस दुर्घटना के बाद में, उस इंजरी के बाद में उसका जो एक समय होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। क्यों? यदि 1 घंटे के अंदर उसे संबंधित नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो उस व्यक्ति की जान बचने के चांसेस 90% होते हैं दोस्तों। अर्थात किसी सड़क दुर्घटना के बाद में अगर किसी व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो 90% लोगों की जान बच सकती है 100 में से। आप ये बात मान के चलें, इसीलिए यहां इसे गोल्डन आवर के नाम से परिभाषित किया गया है, यूज किया गया इसकी शब्दावली को। अगला है गुड समेरिटन। गुड समेरिटन आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसी शब्दावली का प्रयोग भी हमारे यहां पर प्रयोग किया गया है एक्ट के अंदर। देखिए क्या है, वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ितों को आपातकालीन सहायता या मदद प्रदान करता है, क्या कहलाता है? गुड समेरिटन। ठीक है, मेडिकल व नॉन मेडिकल दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अर्थात दुर्घटना के बाद में जो भी आम व्यक्ति हो, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति अर्थात दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है, यदि उसकी जो व्यक्ति मदद करता है तो वही व्यक्ति क्या है? गुड समेरिटन। और हम क्या होंगे? गुड समेरिटन होंगे। ठीक है, मेडिकल भी सहायता हो सकती है, नॉन मेडिकल। मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स वगैरह कोई है तो उसको वो फर्स्ट एड वगैरह देते हैं, वो सहायता हो गई। और दूसरी, हमारे जैसे लोग जो संबंधित उस व्यक्ति को हम नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो ये भी हो गया। इस एक्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों। इस एक्ट में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाता है, कहीं भी ले जाता है, यदि इस दौरान उस व्यक्ति को बचाने के लिए यदि उसके शरीर पर कोई चोट लग जाती है या किसी प्रकार की दुर्घटना, मतलब मान लो आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो और आप उसको उठा रहे हो, हाथ से अचानक वो व्यक्ति छूट जाए, उसको लग जाए, तो इस कारण यदि उसकी मौत हो जाती है या उसको किसी प्रकार की चोट पहुंचती है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार से ना तो न्यायालय के प्रति और ना ही किसी अन्य प्रकार से ना तो आप आपराधिक आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और ना ही आपके ऊपर कोई दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। अर्थात मदद करने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से आपको यहां पर स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि आपको पता है लोग बाग हाईवे पर हुई दुर्घटनाओं में इस कारण हिचकिचाते हैं कि इसका जवाब कौन देगा। अर्थात पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर हमारे द्वारा सवाल जवाबों के से हमसे जो सवाल जवाब किए जाते हैं, हमें ऐसा डर लगता है कि हमारे ऊपर कभी मुकदमा हो जाएगा। वर्तमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अर्थात व्यक्ति किसी दुर्घटना के समय आप किसी की मदद करते हैं तो आपके ऊपर आप पुलिस आपसे किसी प्रकार की अनावश्यक रूप से पूछताछ नहीं कर सकती, आप पे प्रेशर नहीं बना सकती, आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। आपसे वो सामान्य जानकारी पूछती है, आप वो सामान्य जानकारी देकर आप फ्री हो जाते हैं। ना ही आपको कोर्ट में गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है कि भाई आप इस संबंध में कोर्ट में गवाही दें, आपको गवाह भी नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो सड़क दुर्घटना के समय प्रत्येक व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मदद करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं, क्योंकि इससे आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करें मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन। अब देखो दोस्तों, मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत में सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करना। मतलब देखो, जो भी व्यक्ति सड़क का उपयोग करते हैं, अब सड़क में गाड़ी में मान लो सरकारी बस, रोडवेज बस, प्राइवेट बस, किसी भी प्रकार की बस हो सकती है, उसमें यात्री होते हैं, तो उन सभी का बीमा हो।
उन सभी को बीमा कवर प्रदान किया जाए। इस प्रकार का उद्देश्य कहाँ निर्धारित है? मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन करेंगे और उसका उद्देश्य यही है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान। देखो, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड क्यों बनाया जाएगा? इसका उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा एवं यातायात के सभी पहलुओं पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना। यानी कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी मापदंड होंगे उनसे संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सलाह देना। अब कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, सड़क सुरक्षा के जो नियम होते हैं उनके बारे में। नंबर 2 चीज़, वाहनों का जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके संबंध में उनके जो नियम होते हैं वो किस प्रकार के होना चाहिए, उसको लचीला करना चाहिए, उसको कठोर करना चाहिए, तो इस प्रकार की। दूसरी चीज़, वाहनों का स्टैंडर्ड। अभी आपको पता है हमारे यहाँ BS6 के वाहन आ गए हैं और हाई कोर्ट ने, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने है, BS4 के जो वाहन थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वर्तमान में BS6 कैटेगरी के वाहन हमारे यहाँ प्रचलित हैं। अभी ये BS कैटेगरी क्या होती है इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे, शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, ये क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या मानक होते हैं और ये नई नई तकनीक क्यों आती। इसी प्रकार और भी जो नवीनतम वाहनों की नवीनतम तकनीकों के ऊपर क्या है, ये सुझाव अपने प्रेषित करेगा। इसमें अन्य प्रावधान भी हैं दोस्तों जिन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे उतार लें ताकि मैं आगे जो इस एक्ट में अन्य प्रावधान दिए गए हैं उन पर चर्चा कर सकूं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु में पॉइंट नंबर 5 हमारा जो है राष्ट्रीय परिवहन नीति। तो राष्ट्रीय परिवहन नीति केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राष्ट्रीय परिवहन नीति का निर्माण कर सकेगी, ऐसा भी प्रावधान इस आपके एक्ट में किया गया है। आगे हम बात करें हिट एंड रन मुआवजे में वृद्धि। देखो, पहला तो हिट एंड रन मामला क्या होता है? मान लो कोई व्यक्ति स्पीड से गाड़ी लेकर आया और उसने किसी को टक्कर मार दी और फरार हो गया। ऐसी परिस्थिति में ना तो ये पता चल पाता है किस गाड़ी ने एक्सीडेंट हुआ, किससे नहीं हुआ, लेकिन संबंधित व्यक्ति को जो दुर्घटना में ग्रस्त है उस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा पहले तो जो यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती थी। वर्तमान में इसे बढ़ाकर आर्थिक सहायता को कितना कर दिया है? 2 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरी चीज़, गंभीर जो घायल होते थे, गंभीर चोट जो लग जाती थी, उस स्थिति में पहले तो 12,500 रुपये का प्रावधान था, अब वर्तमान में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अगला दोस्तों, इस एक्ट में जो प्रावधान है वाहनों को रिकॉल करना। देखो, अब इस एक्ट में केंद्र सरकार को वाहनों को रिकॉल करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल करने का आदेश दे सकती है जो पर्यावरण, ड्राइवर, सड़क का उपयोग करने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थात मान लो अगर सरकार आगे चाहे तो BS3 जो स्तर के मानक के वाहन हैं वो चाहे तो उनको वापस लेने का आदेश दे सकती है, इस प्रकार का। दूसरी चीज़, वर्तमान में जैसे आप देखते हैं नई नई गाड़ियां आ रही हैं तो उनके जो मापदंड हैं, उसके जो सुरक्षा मानक हैं, क्या वो पूरे हैं? मान लो गाड़ी में एयरबैग आ रहा है लेकिन एयरबैग खुल ही नहीं रहा, तो इससे क्या हुआ? ड्राइवर की सेफ्टी को क्या होगा? नुकसान होगा। तो ऐसे वाहनों को सरकार आदेश दे सकती है, वह वापस मंगवाओ आप, और इसके बदले में फिर क्या होगा? या तो उन फीचर्स को ठीक करके दो, ठीक है, और ऐसा नहीं करते हो तो खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी। पहली कंडीशन तो यह है कि जिस व्यक्ति ने वाहन खरीदा है उस व्यक्ति को उस वाहन की जो कीमत है, एक्चुअल जो कीमत है, वो आप पूरी उसको अदा कर दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसके समान, उस वाहन के समान फीचर जो है, समान विशेषताएं हम बात करें रखने वाला वाहन या उससे बेहतर विशेषताएं रखने वाला वाहन के रूप में आप उसको रिप्लेसमेंट करके दे सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। समान या बेहतर विशेषताओं वाले वाहन से बदलना होगा, तो यही अर्थ है इस बात का, ठीक है। यानी कि बेहतर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसमें बेहतर चीज़ें होनी चाहिए या उसके कम से कम उसके समान होने चाहिए। उससे कम गुणवत्ता स्तर का वाहन आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, यानी कि जो कठोर प्रावधान किए गए हैं, इससे मैं कहूँ जो कंपनियां हैं या जो लोग हैं उन पर काफ़ी जो सख्ती सरकार कर सकती है। कैसे कर सकती है? देखो, केंद्र सरकार एक्ट में उल्लेखित जुर्मानों पर को प्रतिवर्ष 10% तक बढ़ा सकती है। अब देखो 10% तक बढ़ा सकती है, 10% मतलब 10% हर साल सरकार इजाफा कर सकती है इसमें,
ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। अगर मोटर वाहन निर्माता मोटर वाहन के निर्माण या रखरखाव के मापदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 100 करोड़ रुपए का दंड या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, यदि वो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती है, जो उनके लिए नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और 1 वर्ष तक की सजा भी संबंधित व्यक्ति जो वहां पर इंचार्ज है उसको हो सकती है। ठीक है, यदि ठेकेदार निर्माण करते समय सड़क के डिजाइन के मापदंडों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उससे 1 लाख रुपए तक का क्या किया जा सकता है दोस्तों, उससे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। ठीक है, अब हम यहां बात करें तो 2 पॉइंट और हैं हमारे जिन पर हम अभी स्पेशली चर्चा कर लेते हैं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो ताकि आगे हम बात करें। नमस्कार दोस्तों, इस एक्ट में यानी कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में बहुत सारे जो अपराध हैं कानून के जिनके द्वारा हमारा उल्लंघन किया जाता है, हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, स्मोक करना, गाड़ी चलाते हुए किसी ने ड्रिंक कर रखी है, तो इस प्रकार से बहुत से अपराधों के लिए दंड और सज़ा का प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान भी है और सज़ा का प्रावधान भी है। कुछ में सिर्फ जुर्माना है, कुछ में दंड है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण जो दंड का प्रावधान किया गया है वो नाबालिग बच्चों के लिए किया गया है दोस्तों, और ये जानकारी रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और आप अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि ये जरूरी है और अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, अपराध के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहली बात नाबालिग द्वारा यदि कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम आयु का व्यक्ति यदि कोई गाड़ी चला रहा है तो 25,000 रुपये का जुर्माना एवं 3 साल तक की सजा का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। साथ ही में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। 3 चीजें, पहला 25,000 रुपये जुर्माना, दूसरा 3 साल तक की सजा और तीसरा वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अब इस एक्ट के अनुसार दोषी कौन है? दोषी है गाड़ी का मालिक, जिसने गाड़ी दी है, अर्थात जिसकी गाड़ी है उसको दोषी बनाया गया है। साथ ही जिस नाबालिग के जो अभिभावक हैं अर्थात जो माता पिता जो भी हैं उनको भी इसमें क्या है, दोषी बनाया गया है, अर्थात उनको भी सजा का प्रावधान है, वो भी जुर्माने में भागीदार हैं। ठीक है, इसी के साथ जो नाबालिग को जो यहां बताया गया है कि नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात है 25 साल की उम्र तक उसे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग अपने बच्चों को अधिक गाड़ियां देते हैं, पावर बाइक्स देते हैं, जो उनके कहते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए सरकार ने जो कहते हैं प्रतिबंध लगा रखा है। और ऐसी स्थिति में यदि पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई तो ये प्रावधान आपके सामने है, आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है आप लोगों से, ऐसी स्थिति में पुलिस से बिल्कुल नहीं उलझें, रजामंदी समझाई से यदि काम हो तो ज़्यादा बेहतर है, वन्यता दंड और सजा के लिए आप तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, तो अगले बार नवीनतम घटनाक्रम के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा मैं योगेश मेहरिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।